अब म्यूजिक में ऐसे काम करूंगा। जय आरसीएम, नमस्कार। मैं जिस भी स्टेशन पर जाता हूं वहां से जाने से पहले उस स्टेशन के लीडर्स के बारे में जानकारी लेता हूं। किशनगंज के बारे में मैंने मिश्रा जी से बहुत सारी जानकारी ली और मैं देख रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को करने के लिए जाता हूं, लेकिन मैं एक बार पहली बार इस स्टेज से ऐलान कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान लीडर यदि किसी टीम में है वो किशनगंज की टीम है। बात यहां पे पूरी नहीं होती है। अभी यहां पर जो लीडर थे, किसी को आरक्षण करते हुए 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम यदि कोई बनेगी वो किशनगंज की बनेगी। उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में आदमी सीखने से बचता है। ये जोश में बिजनेस तो हो जाता है, एक्साइटमेंट में लेवल तो आ जाता है, पिन तो आ जाती है, इनकम तो आ जाती है, वो सीखना भूल जाता है। यदि आपने सीखने के क्रम को जारी रखा, मैं दावे के साथ कहता हूं जो काम हम 10-15 साल में कर पाए उससे कई गुना बड़ा काम आप अगले 5 साल में करने वाले हैं। मैं आपसे बातचीत करूंगा आरसीएम के बारे में, इस दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं पहली बार किशनगंज में आया हूं। माई सन एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं नौकरी करता था हरियाणा शिक्षा विभाग में, गणित प्राध्यापक के पद पर मैं काम करता था, मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे। हरियाणा गवर्नमेंट में वो 2nd क्लास पोस्ट है। मैंने 20 साल तक लेक्चरर के रूप में काम किया। उसके बाद मैं अपने शहर का एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। 6 घंटे की मेरी नौकरी होती थी और 6 बैच में कोचिंग के लेता था और 2 घंटे मुझे ड्यूटी पर आने जाने में लगते थे। रोज 14 घंटे काम मैं रोज कर रहा था। हेलो, कई लोग हमारे बीच में बैठे होंगे जो कहते होंगे सर मैं तो बहुत बिजी हूं। अब थोड़ा अंदाजा लगाइए, 14 घंटे काम करने के बाद भी आरसीएम का सफायर बना जा सकता है। कैसे टाइम मैनेज करा उससे बात करेंगे। मैं एक मीटिंग में गया, उस मीटिंग में जाने के बाद मुझे कुछ सूचना मिली इस बिजनेस के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मार्कर कहां है सर? एक तस्वीर में आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक बिहार की, बिहार के गांव की छोटी सी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर देखिए गांव की। एक गांव जहां पर पीने के पानी की बहुत कमी थी। गांव में पीने का पानी नहीं था, लेकिन गांव से बाहर एक बहुत बड़ी नदी थी, जिस नदी का पानी बहुत मीठा, बहुत ठंडा था। सारे गांव के पुरुष, महिलाएं, बच्चे अपने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए इस नदी से पानी लेके आते। बड़ी समस्या थी पानी की, लोग बहुत परेशान थे। गांव के कुछ मौजूद लोगों ने एक मीटिंग की, यार कई बार रात को भी पानी की जरूरत पड़ती है, बच्चे कैसे लेने जाएंगे, महिला कैसे जाएंगे, इतनी दूर जाना पड़ता है। अब हमारे गांव में खेती बाड़ी अच्छी होती है, पैसा ठीक ठाक है, क्यों न हम किसी व्यक्ति को गांव में पानी लाने का ठेका दे दें। समझ में आ रही मेरी बात आपको? क्यों न किसी व्यक्ति को गांव में पानी लाने का ठेका दे दे। यदि कोई व्यक्ति गांव में पानी की सप्लाई करेगा, हम उसको पैसा देंगे। उन्होंने अखबार में, कागज में एक इश्तिहार निकलवाया कि जो भी व्यक्ति हमारे गांव में पानी की सप्लाई देगा हम उसको पैसा देंगे। बाजू के किसी गांव से 2 लड़के पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में थे। उनको लगा यार कहीं बाहर शहर में नौकरी करने जाएंगे, उससे अच्छा यही
ही गया है तो आज से क्यों ना शुरू करूं। वो भागा भागा बाजार में गया, 2 बाल्टी खरीदी नहीं और आते समय उस नहर से दोनों बाल्टी को पानी से भरा और पानी भर कर ला करके गांव के चौराहे पर लाके रख दिया और आवाज जोर से लगाता है, जिसको पानी चाहिए आगे ले लो। 2 महिलाएं अपने घर से आई, उनको पानी की जरूरत थी, दोनों ने एक एक बाल्टी पानी की खरीद ली और बाल्टी का पैसा उसको दे दिया। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि काम शुरू होते पैसा आना शुरू हो गया। वो फिर भागा भागा वापिस नहर पे गया, फिर 2 बाल्टी भर के ले गया, फिर आते बाल्टी भी गई, फिर गया। शाम तक उसने 4-5 चक्कर लगाए और जेब में ठीक ठाक पैसा आ गया। दूसरे लड़के का कोई पता नहीं था। अगले दिन सुबह जल्दी उठा, इस डर में कभी दूसरे वाला मेरे से पहले लाके पानी ना बेच दे। हेलो, सुबह सुबह गया और 2 बाल्टी पानी भर के लेके आया और जैसे आया गांव में पानी दिख गया। शाम तक फिर पानी बेचा, दूसरे वाले का आज भी कोई पता नहीं। तीसरे दिन धीरे धीरे पानी की डिमांड बढ़नी शुरू हुई। उसको लगा 2 बाल्टियों से काम नहीं चलेगा। उसने 2 लकड़ी अपने कंधों पर लटकाई और दोनों में 2-2 बाल्टी लटका ली। अब 4 बाल्टी एक टाइम पे लानी शुरू कर दी। 4 बाल्टी बिकनी शुरू हुई और डिमांड बढ़ी। एक नौकर रख लिया, उसको भी 4 बाल्टी दी। दूसरे वाले का अभी भी कोई पता। जिस दिन काम ज्यादा होता अपने बच्चों को भी स्कूल से बुला लेता कि बेटा आज काम ज्यादा है, ज्यादा पानी की जरूरत है, गांव में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, आप भी आ जाओ। क्योंकि ये जो सारा रोजगार, ये सारा व्यापार तो मैं कर रहा हूं, या फिर तुम्हारे काम तो वाले, क्योंकि अपने आप प्रचलन है कि जो काम बाप करता है बेटे ने उसी काम को करना। ये सारा व्यापार तुम्हारा ही तो है। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने बीतते, रोज पानी लाए बेचते, रोज बाल्टी लाए बेचते, रोज बाल्टी लाए बेचते। 2-3-4 महीनों के बाद वो दूसरे वाला लड़का गांव में आता है, जिसका अर्थ पता नहीं था, और गांव में आके गांव के लोगों को इकट्ठा करता है कि आपने 2-3 महीने पहले मुझे पानी लाने का जो ठेका दिया था वो काम मैंने याद कर दिया है। लोग बड़े परेशान किया, तू दिखाई आते रहे, तूने तो काम खराब किया, वो लड़का नहीं होता तुम्हारी पानी की समस्या ऐसे ही बनी रहती। उन्होंने कहा नहीं, मैं काम कर रहा था लेकिन काम करने के बाद आज आया हूं। क्या काम कर रहा था? उन्होंने बताया कि मैंने आप नहर से आपके गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी है। हेलो, मैंने नहर से गांव तक पाइपलाइन बिछा दी है। अब आपको सिर्फ कनेक्शन लेना है। दिन में चाहिए, रात को चाहिए, दोपहर में चाहिए, थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब आपको पानी के लिए तंग होने की जरूरत। यानी कि इस समय 2 लड़के पानी से पैसा कमा रहे, एक बाल्टी ढो के पैसा कमा रहा और एक पाइपलाइन बिछा के पैसा कमा रहा। समझ में आया? गांव वालों ने कनेक्शन ले लिया, पानी आना शुरू हो गया। उस लड़के ने थोड़े समय के बाद दूसरे गांव में पाइपलाइन बिछा दी, फिर तीसरे गांव में, फिर चौथे गांव में, फिर 5वें गांव में, फिर 6ठे गांव में। वो पहले वाला लड़का 4 साल पहले भी बाल्टी ढो रहा था, आज भी बाल्टी ढो रहा है और 10 साल बाद भी बाल्टी ढोगा। बाल्टी ढोएगा तो पैसा आएगा और बाल्टी नहीं ढोएगा तो पैसा। लेकिन ये बाल्टी नहीं उठा रहा है, इसलिए मेहनत करनी पड़ी, पाइपलाइन बिछा दी। लेकिन आज इसकी पाइपलाइन चल रही है और कहानी ये बताती है कुछ समय के बाद ये लड़का उस एरिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मैसेज क्या है? मैसेज सुनिए ध्यान से। मैसेज क्या है? जिंदगी में कोई व्यक्ति बाल्टी उठा के अमीर नहीं बना है, लेकिन जिंदगी में पाइपलाइन बिछाने वाला व्यक्ति अमीर बना ही बना है। ये जिंदगी की हकीकत है। आज से 18 साल पहले उस मीटिंग में मुझे बताया गया कि अब जो काम कर रहे हैं, इस काम करने से पैसा आता है, ये बाल्टी उठाने वाला काम है। हेलो, जब तक काम करोगे पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो पैसा आएगा, ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। नौकरी पे जाऊंगा तो पैसा आएगा, नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो पैसा। आज से 18 साल पहले जब आरसीए में केवल एक प्रोडक्ट होता था, उस समय मुझे बताया कि आरसीए बिजनेस पाइपलाइन बिछाने का काम है। हेलो, आरसीए बिजनेस पाइपलाइन बिछाने का काम है। ये शुरू होती है आपके घर से, फिर जाती है
लेकिन आपकी आरसीएम की पाइपलाइन पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। आज से 18 साल पहले ये बात दिमाग में गई तो मैंने बाल्टी उठाने वाले काम को बंद कर दिया। हेलो, पाइपलाइन बिछाने वाले काम को शुरू कर दिया और आज मेरी आरसीएम की पाइपलाइन पूरे इंडिया में फैली हुई है और इस पाइपलाइन से पानी नहीं आता भाई साहब, इससे नोट आते हैं। चाहते हैं ये नोट लेना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि ये बिजनेस केवल 10-20 हजार कमाने के लिए नहीं है, ये दुनिया को अमीर बनाने का एक जरिया है। हेलो, इसलिए अपॉर्चुनिटी सेमिनार लिखा इसका मैंने। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। क्या मतलब है? अवसर। कैसे है ये अवसर? उससे पहले एक चीज देखिए आप, ये लाइन हमारे सबके काम की है। इस दुनिया में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा, उसका 90% हिस्सा केवल मात्र 10% लोगों के पास है। इस दुनिया की 90% पूंजी 10% लोगों के पास है और बाकी की बची 10% पूंजी में 90% लोग गुजारा कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया की 90% पूंजी चंद लोगों के पास है और बाकी बची 10% पूंजी में हम आप जैसे आम लोग गुजारा कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप इस बात को? बहुत सारे लोग भाषण देते हैं, ऐसा जमाना का अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। उसको शायद इस बात का पता नहीं है कि क्यों हो रहा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं, इस 90% लोगों को मैं वर्गीकरण कर दूं तो क्या है, 30% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको दुनिया गरीब आदमी बोलती है, जो पीले कार्ड बनवाते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो काम कर ले तो परिवार में रोटी पक जाती है, काम नहीं करे तो रोटी भी नहीं पकती है। ऐसे लोगों की संख्या है 30%। हेलो, 50% लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक है, काम बढ़िया है, नौकरी है, रोजगार है, दुकान है, खेती बाड़ी है, भूखा मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन है तो वो एवरेज। और बहुत सारे लोग परिचय देते हैं, माई सेल्फ इज सो एंड सो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, बड़े गर्व से बोल रहा है। वो मध्यम वर्गीय लोग बोलते हैं, पता है ना, लेकिन इस दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा उनसे ऊपर है, गाड़ी है, घर है, नौकरी है, पैसा है, जो ठीक ठाक है, लेकिन कुल मिला के ये सारे के सारे लोग 90% में आते हैं। हेलो, अब इसको पिक्चरों दोबारा ध्यान से देखना। हमारे में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, या तो इस श्रेणी में से होंगे, या इस श्रेणी में से होंगे, या इस श्रेणी में से होंगे, लेकिन इस दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जिनको अमीर लोगों की श्रेणी में कहा जाता है। अभी मुकेश अंबानी की बिटिया की शादी हुई, $2.5 करोड़ में डांसर आया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी बिटिया को जो विमान दिया उसकी कीमत 400 करोड़ रुपए है। हेलो, वो लोग हैं इस ऊपर वाली 10% श्रेणी, क्लियर? 90% ये है और 10%, और हम में से जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस श्रेणी में से है, उसमें से तो कोई भी नहीं है। कोई या धीरू भाई अंबानी के परिवार से? और हम जिंदगी भर इसी उदाहरण में लगे रहते हैं। हाँ, कोशिश ये कर लेते हैं कि यदि मैं इस श्रेणी में हूं, मैं बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, खूब मेहनत कराऊंगा, बच्चा मैरिट मांगा, यदि बच्चा नौकरी लग गया तो मैं यहां से यहां तो आ सकता हूं। हेलो, कभी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं यहां भी आ जाऊंगा।
कभी सपने में आता है? 90% लोग 10% लोग, और हम में से सारे के सारे लोग 90% श्रेणी से बिलोंग करते हैं। एक बात का उत्तर दे मुझे, भूल जाए कि आप क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहां से इसका भूल जाए। यदि परमात्मा हमें मौका दे, यदि परमात्मा हमसे पूछे एक सवाल कि बेटा तू 10% में जाना चाहता है या 90% में रहना चाहता है, अपना क्या उत्तर रहेगा? कितने लोग मानते हैं? अरे बहुत बड़े, एक बार तालियां बजाते हैं अपने सपने को। 10% में जाना चाहते हैं, पक्का चाहते हैं? यदि 10% में जाना चाहते हैं, उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। ये जो खेल हमने देखा है ना, एक किताब आती है छोटी सी, उस किताब का टाइटल है कामयाब लोगों की 101 कहानियां। कभी वो मिल जाए किसी बुक स्टॉल पे, उस किताब को पढ़ना। उस किताब में पूरी दुनिया के 101 कामयाब लोगों की कहानी है। उस किताब में सिर्फ इस बात पे जोर दिया गया कि जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं, वो कोई भी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ। आज मुकेश अंबानी भले ही अपनी बिटिया को 400 करोड़ का हवाई जहाज दे, लेकिन मुकेश अंबानी के पिताजी तो पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे ना, उनके बाप तो अमीर नहीं थे। उसमें लिखा गया कि वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इस श्रेणी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको कोई ऐसा माध्यम मिला जिसकी वजह से वो 10% लोगों की श्रेणी में चले गए। तो ये 90% और 10% का जो अंतर है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, वो एक बार देख लेते हैं। क्या क्या अंतर है उन 10% में और 90% में? हम किन लोगों को 90% में कह सकते हैं और किन लोगों को 10% में कह सकते हैं, उसका अंतर एक बार देखते हैं। पहला अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 90% लोग हैं, दे वर्क फॉर नीड्स। वो केवल जरूरतों के लिए काम करते हैं। जो उसकी दैनिक जरूरत है वो उसके लिए काम करते हैं। बस एक बार इतना काम हो जाए कि मेरा गुजारा हो जाए तो काफी है। हेलो, बट ये 10% जो लोग हैं, ये जरूरतों के लिए काम नहीं करते, दे वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। वो सपनों के लिए काम करते हैं। यदि ये प्रोजेक्ट लग गया तो इससे मुझे 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये अभी आपने देखा कुछ समय पहले रिलायंस ने जियो का ऑफर दिया था। जब जियो के आने से पहले लोग मोबाइल का इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करते थे, उन्होंने क्या किया, जियो का ऑफर दे दिया और कहा कि आप अनलिमिटेड डाटा यूज कीजिए, फ्री मिलेगा। ये तो सारी 2 साल 1.5-2 साल पहले की बात है। लोगों ने अनलिमिटेड डाटा यूज करने की आदत, उसके बाद उन्हें 200 रुपए 300 जो भी रहा, लेकिन उसका असर क्या हुआ, उस प्लान आने के बाद जियो दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क बन गया। क्योंकि उनकी योजना क्या थी, यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो इससे मैं कितने 1000 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि वो काम केवल और केवल रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, तो आप हमेशा 90% में रहोगे। और यदि वो काम अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो जिंदगी में आप हमेशा अमीर लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। दूसरा अंतर, ये लोग वो काम करते हैं जिस काम को पूरी दुनिया जानती है। हेलो, या जो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये लोग वो काम करते हैं जो दुनिया से हटके होता है, जिसको लोग मुश्किल मानते हैं। ये आसान काम करने की आदत बनाते हैं और ये मुश्किल काम को करने का पंगा ले लेते हैं। हेलो, आपने देखा होगा जब आप किसी को आरसीएम का प्लान दिखाते हो, ये करना पड़ेगा, आपको ये जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार ये काम तो बहुत भारी है, मेरे से होने वाला। इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति केवल आसान काम करने वाला है, और आसान काम करने वाला कभी अमीर नहीं बना है। एक टीवी पे वो आता था, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। देखा आपने कुछ लोगों ने? मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपके साथ केबीसी की यदि बातचीत करूं तो क्या था,
उसमें पहला सवाल आता है 1000 रुपए के लिए आता है, सारे के सारे उसको कर देते हैं। अगला सवाल आता है 2000 के लिए, फिर आता है 5000 के लिए, फिर 10,000 के लिए। फिर जितने भी लोग केबीसी में गए, क्या सारे करोड़पति बन के आए? जिन लोगों को आसान सवाल करने आते थे वो 2-4 सवाल हल करके वापिस आ गए, लेकिन जिन लोगों को मुश्किल सवाल हल करने आते थे वो करोड़पति बने नहीं बने। इसका मतलब क्या हुआ? आसान सवाल, आसान काम करने से आदमी अमीर नहीं बनता, मुश्किल काम करने वाला आदमी अमीर बनता है। और यदि आपको आज से मुश्किल लगता है, इसका मतलब साफ है कि आपको अमीर बनाने के लिए आया है या आपको अमीर बनाने के लिए आया है। They work for active income। पहला सवाल ये होता है इनका, ये काम तो कर लूं, क्या मिलेगा? बच्चा पढ़ लिख के दिल्ली जाता है नौकरी करने के लिए, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू देने के बाद पहला सवाल उसका ये होता है, इस महीने की तनख्वाह क्या दोगे?